प्रिय व्यूअर्स, जब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इडुटेरिया टेस्ट सीरीज सेट नंबर 2 करेंगे और यह टेस्ट सीरीज बिहार ईएसआई एवं बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग होने वाला है और यह काफ़ी ही बेनिफिशियल साबित होगा आप लोगों को, क्योंकि एडुटेरिया टेस्ट सीरीज प्रतियोगी छात्रों के बीच सफलता का पर्याय बन चुका है। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं थी। तो कौन कौन शामिल था? तो सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था, और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था। और एक बात ध्यान देंगे, जो स्वदेशी आंदोलन था उसका मुख्य मुख्य लक्ष्य जो था वह विदेशी माल का बहिष्कार था, विदेशी माल का बहिष्कार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ ध्यान देंगे, जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह 1920 में हुआ था और इसे 5 फरवरी 1922 में स्थगित कर दिया गया, चौरी चौरा कांड के कारण, जो गोरखपुर के नजदीक हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांडी मार्च की समाप्ति दांडी मार्च की जो समाप्ति हुआ था वह किस तिथि को हुई थी? तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग। ये जो समाप्ति हुआ था वह 5 अप्रैल 1930 को हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। इस प्रकार इस प्रश्न के लैंग्वेज के अनुसार आंसर होगा आपका डी। और दांडी मार्च जो हुआ था वो लगभग 240 मील 240 मील या 385 किलोमीटर की यात्रा हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो बताना है आपको, ये जो चौरी चौरा घटना हुआ था वो 5 फरवरी 1920 को हुई थी, तो बिल्कुल हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, तो यह भी हुआ था। तो पूना समझौता कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को यह भी हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन यह 23 मार्च को नहीं, यह 8 और 9 अगस्त के बीच 1942 के वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। वहीं ध्यान देंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी संकट के बाद 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इससे पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार ईएसआई और बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज कराया जाता है। अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिलता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं प्रश्न पर कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो किसके द्वारा किया गया? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है वह 1829 के नियम के धारा 17 के द्वारा किया गया, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? यानी बहावी का जो आंदोलन हुआ था उसको कुचलने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड एल्गिन ने बहावियों के आंदोलन को कुचल दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया, यह सही अनुपात क्या है? यह ध्यान देंगे, जो पील कमीशन बना था यह जो 1897 की क्रांति हुई थी उसके बाद बना था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जब सेना में वे
एक एक ब्रिटिश सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक शामिल किए गए थे। और इससे पहले जो अनुपात था वो 1:5 था, यानी एक ब्रिटिश सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक। तो इसीलिए इस प्रकार का इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और यह कब की गई थी? तो यह 1866 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? यानी कहने का तात्पर्य है कि वायसराय को कानून बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला था? तो यह 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मिला था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न राजवंश में से कौन शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जानने से पहले आपको जानना होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था। तो ये शामिल जो था वो पाल था, प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था। तो शामिल कौन नहीं था? तो शामिल पल्लव नहीं था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 11 है, यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? यानी यह गांधी जी का फेमस स्टेटमेंट है और यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह ध्यान देंगे कि यह जो योजना है यह यूपी गवर्नमेंट द्वारा, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए है, यानी यूपी गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत यदि कृषि करते समय किसी भी किसान की मृत्यु हो जाती है तो इसके अंतर्गत किसान को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नासिक रेलवे स्टेशन पर। और ऑक्सीजन पार्लर में लगभग 1500 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और यह नासिक रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रीसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया? तो इसरो द्वारा रीसेट 2B जो उपग्रह है इसका प्रक्षेपण जो है वो PSLV C48 के द्वारा किया गया, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ ध्यान देंगे कि इसरो की स्थापना जो है वह 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो यह मुंबई रेलवे स्टेशन को इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो यह लेखक है शशि थरूर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। और इनकी जो पुस्तक है, यानी कहने का मतलब है किस पुस्तक के लिए यह सम्मान दिया गया? तो यह पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो चलते हैं डार्कनेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा?
जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वह फ्रांस में आयोजित होगा, यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो वही ध्यान देंगे कि जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला था वह जापान में होने वाला था, जिसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 2021 तक के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वह है सुधा पुरी। सुधा पुरी कौन पुस्तक है? द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। आदित्य L1, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वही ध्यान देंगे कि सूर्य का पृथ्वी से दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी क्रिस्टीना कोच। और यह नासा की अंतरिक्ष यात्री है। लेकिन इससे पहले यह रिकॉर्ड पेगी मेरी के नाम था। पेगी मेरी के नाम था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है अंकित फाडिया। यहाँ ध्यान देंगे कि डिजिटल इंडिया जो है इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ये नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान देंगे, अगर आपको लिमिटेड समय में एक अच्छी लेवल की तैयारी करनी है और बिहार दरोगा मेंस और बिहार ESI में एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो आप लोग एडिटोरियल नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और एडिटोरियल नोट्स सभी विषयों में उपलब्ध है। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कृपया वहां जाकर एक बार आप लोग विजिट कर सकते हैं और नोट के खासियत को समझ सकते हैं, क्योंकि यह नोट बहुत ही क्रिटिसाइज करके बनाया गया है, यानी बहुत ही मतलब एग्जाम फ्रेंडली बनाया गया है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह एडिटोरियल टीम के द्वारा बनाया गया है। तो कृपया नोट को परचेस करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मीय सभा के संस्थापक, ओके थोड़ा ध्यान देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कुल 22 जिले हैं। कुल 22 जिले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो सुखना जो झील है वह आपका चंडीगढ़ में स्थित है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 मार्च 2020 को जो मनाया गया है विश्व जल दिवस, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम जो था वह वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रॉबर्ट अवेला जो हैं वो माल्टा के नए प्रधानमंत्री है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायो एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ब्राजील के साथ। और ब्राजील कौन है? तो ब्राजील ब्रिक्स का एक सदस्य देश है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन यह जापान का एक शहर है जिसका नाम है नगोया, यानी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले
रेल स्टूडेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की? यानी जो रेल स्टूडेंट की शुरुआत की उसका नाम क्या है? तो स्टूडेंट ऑन व्हील्स। तो इसका राइट आंसर होगा गैरसैंण, यानी गैरसैंण रेलवे स्टेशन पर स्टूडेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवनी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी यह जो पुस्तक है मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ई गवर्नेंस पर 33वां नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी ई गवर्नेंस पर 33वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ, यानी किस शहर में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मुंबई में संपन्न हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? कौन? तो खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी भूटान से संबंधित है। यहाँ ध्यान देंगे कि चुक्का जो पनबिजली परियोजना है ये भी भारत और भूटान से ही संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी नई दिल्ली में इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया? तो द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन आपको महाराष्ट्र में किया गया, यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो है, यानी आत्मीय सभा का संस्थापक जो है वह राजा राम मोहन राय है। और ध्यान देंगे कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814-15 ईस्वी में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार एवं अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये सभी मूल अधिकार विदेशी मूल के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कथन पर विचार कीजिए, यानी कथन को ढूंढना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, नहीं 6 वर्ष का होता है, यानी ये कथन गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम यानी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। राज्यसभा स्थायी सदन है, यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं, नहीं, इसके 1/3 सदस्य 1/3, यानी ये सभी कथन गलत है, यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी धन विधेयक राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, यानी उस पर स्टे लगा कर रख सकती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 14 दिनों तक। और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है, और धन विधेयक को प्रमाणित लोकसभा स्पीकर करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, यानी ढूंढना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी न्यायाधीश बनने के लिए कौन सा योग्यता रखना सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का मतलब किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब वकील रहा हो। तो ये बात सही है। और ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। यह ध्यान देंगे कि न्यायाधीश बनने की न्यूनतम उम्र का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए?
यहाँ ध्यान देंगे कि एक बार जब वित्तीय आपातकाल लग जाए तो वह 2 महीने तक प्रभाव में रहता है, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1963 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध? तत्कालित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, यानी तत्कालित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यहाँ ध्यान देंगे कि जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित होता है तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा देना पड़ता है और नए सरकार का गठन करवाना पड़ता है चुनाव आयोग द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ऐसा उपबंध अनुच्छेद 37 में किया गया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय यानी फेडरल है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। और यह संघीय जो व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? तो विकल्प में दिए गए सभी राष्ट्रपतियों ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है, यानी आर वेंकट रमन भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उपराष्ट्रपति का पद कभी नहीं धारण किया है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलैया समिति जो कर सुधार से संबंधित था, इसका गठन किस वर्ष किया गया? यानी राज्य चलैया समिति का गठन जो हुआ था ऑप्शन बी होगा, यानी 1991 में इस समिति का गठन कर सुधार के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन ये दोनों से संबंधित क्रांति है, वो क्रांति है भूरी क्रांति, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक धन जो आसानी से एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, यानी यह किस प्रकार का धन है? तो यह है हार्ड मनी और यह संभवतः विकसित देशों से आता है और आयातित वस्तुओं के आयात के लिए यह धन पुनः विदेशों में चला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लकड़वाला समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो लकड़वाला समिति है इसका गठन जो हुआ था 1989 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत किया था और यह संबंधित है आपका गरीबी से, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य, यानी गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, कौन करता है? तो यह करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, यानी CCEA, यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें से शवों के सिर किस दिशा में हैं? शवों के जो सिर हैं वो किस दिशा में रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं आपका उत्तर दिशा में, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। यहाँ ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दफनाने के अवशेष जो है वो मिले हैं आपको हड़प्पा से, जबकि शवों को जलाने के जो अवशेष मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? तो
मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया और यह हुआ था 78 ईस्वी में। और ये 2 भाग कौन थे? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आपको बेनिफिट मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार के सेट डेली इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। थैंक यू।